क्रेडिटर्स और पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या क्या बोलते हैं? ओके, लिखो, राइट डाउन। बच्चों, इन द कोर्स ऑफ रनिंग ए बिजनेस, comma, in the course of running a business, comma, a farm has to make, এটি বন্ধ করলো ডটে, a farm has to make credit purchases and incur short-term liabilities First up, a supplier of goods, भीतर को आशा रही, a supplier of goods, that is creditor, comma, आ जाओ, is naturally interested, is naturally, good morning, is naturally interested, good morning, हाँ, in finding out how much time the farm is likely to take in repaying its trade creditors. In repaying, मैं रिटर्न कर पाएं, in repaying its trade creditors. Good morning, चलो लाइट ऑन करी, बस अंधारे बस कौन पे. First up, the analysis for creditors, हाँ आस 5-6 लाइन छाड़ी दियो. The analysis for creditors turnover is basically the same as, सत्य क्या सुनी रे सकलेन कौन सोचुनी घरे, is basically the same as of debtors turnover ratio. Except that in place of trade debtors, comma, except that in place of trade debtors, comma, the trade creditors the trade are taken as one. Of the component, one of the taken as one of the components of the ratio and in place of average डेली सेल्स. हम क्या लेंगे यहाँ पे, कॉमा, एवरेज डेली परचेजेस क्या लेंगे, सेल्स के बाद कॉमा देके लिखो एवरेज डेली परचेजेस, हम ना नहीं रिगार्ड डेली सेल्स थिला नेट सेल्स पर डे एटी कौन हम परचेजेस आर टेकन एज द अदर कंपोनेंट ऑफ द रेशियो. नीचे लिखो फॉर्मूला लिखो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स और पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट
केले हो गए नेट क्रेडिट एनुअल परचेजेस ना सेल्स परचेजेस क्या कौन लिखुले सेल्स लिखुले नेट क्रेडिट एनुअल सेठी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिखा होता कारण वर्तमान आम आउ सेल्स लिखुन कौन लिखुचु तुम चिंता एबे हमें सेल्स लिखुचु ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखुचु तुम पाखे फाइनल अकाउंट थी फाइनल अकाउंट सेल्स कोटी लिखा हो वर्तमान जोटा वर्टिकल फॉर्मेट रे जो आम फाइनल अकाउंट बनाऊँ से फॉर्मेट रे कौन सेल्स लिखा हो फर्स्ट लाइन कौन रेवेन्यू फ्रॉम तो दैट इज वाई आम सब कौन यूज करुँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नचेत कौन था जी आम ट्रेडिंग जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट रे करता ट्रेडिशनल फॉर्मेट रे कौन था कौन था से सेल्स लिखाई था कि वर्तमान जो सेल्स लिखा जी कि वर्तमान कौन लिखा जी हाँ तो सहीटा है चेंजेस बुझे ना नहीं कि एटी तो ना ना ये तो परचेसटा परचेज लिखा जाए ना कौन लिखा जाए तो लिखो कौन नेट क्रेडिट एनुअल परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स एवरेज ट्रेड पेबल्स देन लिखो है द एवरेज ट्रेड पेबल जानी कि बाहर तो ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल बाय 2 ओके नीचे लिखो इफ इंफॉर्मेशन अबाउट नीचे लिखो इफ इंफॉर्मेशन अबाउट यस क्रेडिट परचेज is not available if information about credit purchase is not available comma the figures of total purchases may be taken as the न्यूमरेटर एज द न्यूमरेटर मतलब अगर ऊपर लिखा है क्रेडिट परचेज यदि क्वेश्चन में नहीं होगा तो तुम लोग क्या लिखोगे ऊपर क्या लिखोगे टोटल फॉर्मूला कौन है जी वो अगर ऊपर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में नेट क्रेडिट परचेज के बारे में लिखा नहीं होगा तो ऊपर फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल परचेज बाय एवरेज ट्रेड समझ में आया कि नहीं एंड जो ट्रेड पेबल है बच्चों हाँ इफ लिखो क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग या क्लोजिंग एंड ओपनिंग लिख दो क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट नॉन कॉमा ये सब लिखोगे तो फ्यूचर में पढ़ोगे याद आएगा कॉमा देन क्या लोगे द बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स द बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्या लोगे बिल्स पेबल है ना आर टेकन वन पेज लगभग डिटेल कर दिया हूँ जो आयो एक पेज छोड़ के लिखो आर टेकन हो गया टू फाइंड आउट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ओके तो नीचे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों क्रेडिटर्स और पेबल टर्नओवर रेशियो ऊपर वाला ही मेन फॉर्मूला है उसे बॉक्स कर दो अभी जो बोल रहा हूँ वो भी फॉर्मूला मेन होगा बट अगर एक्सेप्शनल केस में वो होगा अभी जो बोलूँगा वहाँ पे इफ़ इसे लिखा है नीचे तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज फिर से लिखो पूरा अच्छे से खाली स्टार मार्क देकर मत लिखना हितेश नीचे लिखो पूरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्या होगा टोटल परचेजेस
टोटल परचेज का मतलब क्या, रिटर्न माइनस नहीं होगा, रिटर्न लेकिन माइनस होगा। टोटल डिवाइडेड बाय, कोई बोलेगा सर हमें अगर कैश परचेज मालूम है, अगर कैश मालूम है तो क्रेडिट मालूम पड़ जाएगा। हमें क्रेडिट परचेज मालूम नहीं मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मालूम है, एग्जैक्टली हमें क्या मालूम है, सिर्फ टोटल परचेज मालूम है, इसलिए टोटल परचेज लिया है ना। तो टोटल परचेज बाय क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला बोथ आर सेम ना डिफरेंट, बोथ आर सेम है। अब नीचे लिखो मीनिंग, हाँ लिखो, दस क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एग्जाम में आएगा तो बस ये मीनिंग एंड फॉर्मूला लिख सकते हो। दस क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो refers to the velocity of which the creditors are turned over in relation to purchases, in relation to purchases। है ना, ओके। अब नीचे लिखो बच्चों इंटरप्रिटेशन। हर चीज में याद रखना, तुम क्या करना है, एग्जाम में अगर सपोज 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, क्रेडिटर या पेबल टर्नओवर रेशियो, देन मीनिंग लिखोगे, देन फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला दोनों होगा, ये नहीं होगा तो वो, एंड देन फाइनल क्या लिखोगे, इंटरप्रिटेशन। इतना खत्म हो गया। एंड अगर उसके बाद पीरियड आएगा तो उसका फॉर्मूला, देन उसका इंटरप्रिटेशन, है ना। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिखो बच्चों। generally higher the purchase velocity, generally higher the, sorry परचेज नहीं, पेबल, क्या, हाँ क्रेडिट परचेज होता नहीं तो पेबल, पेबल्स वेलोसिटी, पेबल मतलब क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर्स या पेबल्स या क्रेडिट परचेज जो भी होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस या बेटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट, ऑफ बिजनेस। हम क्रेडिटर को मैनेज कर सकते हैं क्या, अपनी लायबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। हम अपने आप को मैनेज करेंगे तो अपनी लायबिलिटी को ठीक टाइम पे चुका सकते हैं ना, उसको मैनेज करेंगे। हम डेप्टर के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, क्रेडिटर के ऊपर क्या मैनेज करेंगे। हम खुद को मैनेज करने से क्या हो जाएगा, मेरे को बैंक को लोन देना तो बैंक को मैनेज करूंगा, खुद को मैनेज करने से बैंक का लोन दे पाऊंगा। बैंक हमको मैनेज करेगा, बैंक हमको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देगा, नोटिस भेजेगा, फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, हाँ अगर नहीं देंगे तो तुरंत फाइन डाल देगा। एक बार फाइन दोगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी लेट और नहीं होंगे, हाँ या नहीं। तो बैंक हमको मैनेज करेगा, हम बैंक को मैनेज कर सकते हैं। हम आउटसाइडर के ऊपर मैनेज कर सकते हैं क्या, जब हक नहीं होगा। अगर हक होगा तो डेप्टर्स के ऊपर हमारा क्या होता है, हक होता है ना, राइट होता ही नहीं होता। हमने तुम्हें उधार दिया मतलब तुम्हारे ऊपर हक है, तो हम तुम्हें मैनेज कर सकते हैं। तो क्या लिखा, बेटर मैनेजमेंट ऑफ, हाँ बिजनेस। अदरवाइज लॉयर द पेबल वेलोसिटी, lawyer the payable velocity indicates अगर तुम लेट में पैसे दे रहे हो तो यहाँ तो अभी हम पोर तो नहीं बोल सकते, बट ये पूरी तरह से बेटर परफॉर्मेंस है नहीं, इंडिकेट्स लिखा, लेस फेवरेबल परफॉर्मेंस।
कुछ लोग इसको मान के चलते, अगर हमको उधार देना नहीं पड़ रहा तो हमारे लिए अच्छा है, लेट में देंगे, क्या खुश होते हैं। किसी लोग भावती ମୁଁ तो उधार ନେଲି बहुत लेट रे सुझेला बड़ा टेंशन नहीं, बहुत लेट रे किसी लोग कहता ना मो कथा कही मुझे कार उधार नेली मत सब टेंशन मुझे कौन करी मोर सुझेबा ऊपर इच्छा। मैं अगर रखूंगा तो मुझे क्या लगता है तुम्हें सिर्फ भाभी ये बबीता का सारी इनकम में बोलेगी, वही बोलेगी। ऐसा नहीं है बच्चों, क्या ऐसा नहीं है। हमें क्या बर्डन लेके जीने का आदत नहीं है। एफिशिएंट इंसान कभी क्या नहीं करेगा, अपने ऊपर बर्डन लेगा नहीं। वो सोचेगा कि उधार लिया, कुछ लोग अगर अतुल मुझे देगा 1000 रुपये उधार, अतुल बोले सर आप 2 साल के बाद दीजिए, मैं पूरा खुश। अरे मुझे सोचना चाहिए कि उसका 2000 रुपये या 1000 रुपये मुझे मैं 10-15 दिन महीने में रिटर्न कर देना चाहिए, तो मुझे क्या बर्डन मेरा कम हो जाएगा, उससे उसका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। आज 2000 दिया, कल वह फिर से मुझे 2000, 4000, 5000 ऐसे रेगुलर देता रहेगा, हाँ या नहीं। पर अगर 2 साल में दूंगा तो नेक्स्ट डे वो मुझे देगा नहीं। तो लेस फेवरेबल लेजेंड, यहाँ पे मैं पोअर तो नहीं बोल सकता क्योंकि तुम चुका तो रहे हो ना, बैड डेब्ट तो नहीं कर रहे ना। बुझ पा रहे ना, कंसेप्चुअल पढ़ाई है ये, समझने वाली पढ़ाई है, खाली ठोकीला हवा नहीं। मैं तो पेमेंट दे रहा हूँ ना बैड डेब्ट कर रहा हूँ। मैं बैड डेब्ट कभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बैड डेब्ट करूँगा मतलब मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ, बैंकरप्ट। अगर मैं किसी का पैसा नहीं चुकाऊंगा मतलब वो मुझे नीलाम नहीं कर देगा, मुझे पूरा बेच देगा ना, नहीं कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट मेरी प्रॉपर्टी को बेच देगा। तो डेफिनेटली मैं पैसा दूंगा, पर पैसा अगर मैं ठीक टाइम में देता हूँ, जल्दी देता हूँ, स्पीडली देता हूँ, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, एफिशिएंसी है, मेरे बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और अगर पैसा मैं चुकाता हूँ नो डाउट, बट लेट में देता हूँ तो लेस फेवरेबल रिजल्ट दिखाना। क्या लिखा, लेस फेवरेबल मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे कोई उधार अच्छा देगा नहीं, हाँ मुझे अट्रैक्टिव क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं, कोई मुझे देगा क्या, खुशी से देगा ही नहीं, लेट में देगा। अब पेमेंट देता नहीं सो कौन देगा, मेरे साथी को दे देगा पर मुझे देगा नहीं। तो मुझे परफॉर्मेंस मेरा बिजनेस का धीरे धीरे क्या होगा, डाउन हो जाएगा। समझे, क्या लिखा, लेस फेवरेबल, खत्म, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट हेडिंग करो बच्चों, एवरेज क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, इट इज पेमेंट पीरियड, पेमेंट तो नहीं, पेमेंट पीरियड रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो, मतलब तुम कितने दिन में बच्चों पेमेंट करते हो ना। वो कलेक्शन था, ये क्या है, पेमेंट है। इसके भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला होंगे ना। ओके, अगर मैं फाइनली एक फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बाय, क्या होगा फॉर्मूला, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, यही आंसर होगा। नंबर ऑफ वर्किंग अगर बोला जाए तो अगर फाइनली बोल दूँ फॉर्मूला तो यही होगा, पर एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला और कुछ है, पर वही फॉर्मूला मॉडिफाई होते 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 तो लास्ट में ये निकलता है। समझ में आए कि नहीं, तो फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते। अगर तुम इसको लिखोगे, लिखो लिखो, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू बच्चों, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बाय पेबल टर्नओवर रेशियो। हो गया। और एक चीज मैं बता चुका, अगर तुम्हारे पास क्रेडिट परचेज नहीं होगा तो हमेशा टोटल परचेज को क्या लोगे, समझोगे क्या, क्रेडिट परचेज क्या समझोगे। अगर हमें मालूम नहीं हमारा क्रेडिट परचेज कितना है तो हम टोटल परचेज को क्या एज्यूम करेंगे, याद रहा ना, बोल चुका ऑलरेडी, ऊपर भी लिखा है ना, फिर से लिखोगे, इन केस क्रेडिट परचेज नॉट गिवन देन वी विल एज्यूम टोटल परचेज एज आवर क्रेडिट परचेज। ओके, नीचे लिखो इंटरप्रिटेशन, the average payment period ratio represents the average payment period ratio represents the average number of बच्चों days
द एवरेज नंबर ऑफ टेकन बाय द फार्म to pay its creditors. The average number of days taken by the to pay its, कितने दिन में फार्म अपने क्रेडिटर को पेमेंट करता है, वो क्या है, एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो या एवरेज पेमेंट पीरियड, फुल स्टॉप। अब यहां बोलो बच्चों, यहां पे उल्टा होगा ना, लोअर द बच्चों एवरेज पेमेंट रेशियो क्या होगा, बेटर, एंड हायर क्या होगा, खराब। अगर मैं 10 दिन में पेमेंट देता हूँ लोगों का, 10 डेज 20 डेज में तो बेटर है, अगर लेट में देता हूँ तो क्या होगा, हाँ या नहीं, उल्टा है कि उल्टा नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, लिखो। ओके, तुम लोग बस सब बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या बोल रहे हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग जो नहीं देगा वो कंफ्यूज होगा, अदरवाइज सबको आएगा। ऊपर मैंने क्या बोला इंटरप्रिटेशन में, हायर द वेलोसिटी बेटर द परफॉर्मेंस बोला ना। हायर द वेलोसिटी मतलब क्या, ऊपर का आंसर कैसे निकलता है, टाइम्स में ना डेज में, टाइम्स में। अगर मैं आंसर निकलेगा सपोज बच्चों 20 टाइम्स, मतलब साल भर में अगर मैं उधार लेता हूँ 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए को 20 टाइम्स में रिटर्न करता हूँ, अच्छी बात है। 30 टाइम्स और भी अच्छी बात है, मतलब मैं 30 टाइम्स में रिटर्न करता हूँ। और ये बोलेगी सर ये करती है 10 टाइम्स में, मैं 30 टाइम्स से, मतलब तुम बोलोगे सर आप तो बहुत धीरे धीरे पैसे दे रहे हो, तो अच्छी बात है बच्चों, मैं कम कम दे रहा हूँ, बट क्या हो रहा है, दे रहा हूँ, तो इससे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या नहीं, ना मुझ पे ना उस पे, उसको भी इनकम होता रहेगा, समझ में आया कि नहीं। पर अगर एट ए टाइम मांगूंगा, एट ए टाइम दूंगा, तो मुझ पे भी प्रेशर पड़ेगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो एक्चुअली जितना ज़्यादा बार पेमेंट करोगे उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है, मतलब तुम दे सकते हो पैसा, हमें लायबिलिटी को रखना नहीं है। सपोज बैंक से लोन लिया, होम लोन 15, 20, 25 लाख रुपए लिया, अगर उसको हम लोग बच्चों जल्दी जल्दी हर मंथ ही देंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर बोले नहीं देंगे एक बार में, तो दे भी नहीं पाओगे, वो ज़िंदगी भर, वो एक दिन घर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैंक लेके चला जाएगा, समझ में आएंगे। तो वैसे, लेकिन पेमेंट पीरियड हमेशा आंसर क्या होगा, लेस, क्या होगा, राइट डाउन। जनरली लोअर द रेशियो, यहाँ पे उल्टा आंसर है, लोअर द रेशियो कॉमा इंडिकेट्स क्या करेगा, बेटर लिक्विडिटी, इंडिकेट्स बेटर लिक्विडिटी, मतलब कितने दिन में पैसा चुका रहा है, कम दिन में, क्या अच्छी बात है ना, नहीं, बेटर लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फार्म, बेटर लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ दी फार्म, मतलब फार्म के पास जो एसेट है तुरंत बिक जाती है, पैसा आ जाता है। लिक्विडिटी माने कौन, फार्म रो एसेट इमीडिएटली कन्वर्ट होगा कुछ रे, तो कौन सा एसेट कैश में कन्वर्ट होता होगा, स्टॉक, जो मैं खरीदता हूँ तुरंत मुझे मैं बेच देता हूँ उसको ना, नहीं। एंड बच्चों हायर द रेशियो, एंड हायर द रेशियो इंडिकेट्स less liquidity position of the farm. हुआ फर्स्ट, बट नीचे लिखो बच्चों नोट करके, और एक चीज, but a higher payment period also implies greater credit period। ये दूसरे सेंस में है बच्चों, greater credit period enjoyed by the farm। हायर पेमेंट पीरियड इंप्लाइज क्या, ग्रेटर क्रेडिट पीरियड एंजॉयड बाय द फार्म, एंड ऑल्सो अवेल द लार्ज बेनिफिट फ्रॉम द क्रेडिटर्स, ऑल्सो अवेल
बच्चों लार्ज बेनिफिट फ्रॉम द सप्लायर। अब मैंने जो बोला बच्चों अलग बोला, हाँ या नहीं? क्या बोला मैंने? अगर हायर निकलता है बच्चों, मे बी ये एक तरह से गुड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सोचूंगा कि मुझे बहुत टाइम मिला क्या, पैसा देने के लिए, हाँ या नहीं? तो मुझे पैसा देने के लिए बहुत टाइम मिला है। क्लियर? ओके, ये गुड पॉइंट हुआ एक तरह से। बट इसको फिर मतलब अगर तुम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का इंटरप्रिटेशन दोगे तो वहाँ पे बहुत केयरफुली सोच के देना पड़ता है। बुझ पड़ा ना? इन फ्यूचर में मुझे ये सारी इंटरप्रिटेशन ही पढ़ोगे तुम लोग। पहले मैंने बोला लॉयर बेस्ट है, हायर क्या है, ठीक नहीं है। अब क्या बोल रहा हूँ, हायर एक सेंस में अच्छा हो सकता है। अब और एक थर्ड बोलूँगा, बच्चों जितना हायर होगा हमको क्रेडिटर डिस्काउंट नहीं देगा। हम नहीं पढ़े प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर, नहीं पढ़े? हाँ, हमें हमारे डेप्टर से पैसा पाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर तू जल्दी पैसे देगा तो हम तुझे क्या देंगे, डिस्काउंट। अगर तुम लेट में पैसे दोगे तो तुम अभी बैंक से बात करो ना, अगर कोई लोन लियो कि हम 5 साल का लोन को 2 साल में रिटर्न करेंगे, तो बैंक भी तुम्हें क्या देगा, डिस्काउंट देगा। समझ में आया कि नहीं? वैसे तुमको ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर तुम हायर में दोगे तो तुमको क्या नहीं मिलेगा। तो एक बच्चा बोलेगा सर, मतलब कुछ फार्म बोलेंगे सर ज़्यादा होगा तो हमें बेटर है, हमें बहुत दिनों तक उधार मिल के हमारे बिजनेस में उधार रहेगा। ओके, एक सेंस में बोला। और एक सेंस मैंने क्या बताया था, जल्दी दोगे मतलब क्या होगा, एफिशिएंट हो तुम लोग। अब कोई एफिशिएंसी को पसंद करता है, कोई सोचता है कि मैं लोन को लेके बहुत दिनों में चुकाऊंगा, वो मुझे पसंद है। तो आप किसकी बात को काटोगे? एफिशिएंट इंसान तो सब नहीं है ना, सभी एफिशिएंट है क्या? कोई बोलता है जल्दी देना अच्छी बात है, कोई बोलता है क्या डिले करके देना अच्छी बात है। अब मैं बोलूँगा बच्चों डिले करके दोगे तो तुमको फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब जल्दी दोगे तो तुमको फाइन पेनल्टी नहीं, इनफैक्ट डिस्काउंट मिलने का चांस है। अब इंटरप्रिटेशन दो, कौन सा ठीक है दोनों में से, पहले वाला ना दूसरे वाला? बोलो, सोच रहा नहीं मुझे थोड़ा, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला। पहले वाला फास्ट कौन थी? लॉयर रेशियो बेस्ट, हायर क्या है, खराब है। पर कुछ लोग क्या सोचते हैं, हायर अगर होगा तो हमें ज़्यादा पीरियड मिलेगा पेमेंट देने के लिए, और हम बहुत अमाउंट ऑफ लायबिलिटी लेके अपने पास रख सकते हैं, उसे धीरे धीरे चुकाएंगे। ओके, तो अब दोनों में से ठीक कौन सा है? कोई भी ठीक नहीं है। कुछ लोग इसको दे रहे, कुछ लोग इसको दे रहे हैं। पर अगर मैं थर्ड पॉइंट इंडिकेट कर दूं, अगर हायर होता है तो क्रेडिटर तुमको कभी भी क्या नहीं देगा, डिस्काउंट नहीं देगा। इनफैक्ट आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हायर नहीं, इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। समझ में आए? 5% पर एनम था, अगर मंथ में दोगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पर एनम में दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा दोगे तो और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो हायर क्या है, फिर से बेटर है, गुड भी नहीं है, बस एवरेज लिए ले सकते हो ना, नहीं अपने आप को बचाने के लिए ले सकते हो, बट सही। तो फाइनली तुम्हें किसको इंटरप्रेट करना है, जैसे तुमको सिचुएशन मिलेगा उसी हिसाब से क्या लेना है। अगर सपोज हमें लॉयर में भी उतना पैसा देना है, हायर में भी उतना पैसा देना है, तो हम कौन सा अवेल करेंगे? अगर हितेश मुझसे 1 लाख रुपए लेगा, 1 महीने में भी 1 लाख लेगा, 1 साल में भी 1 लाख लेगा, तो मैं किसको अवेल कराऊंगा? 1 साल वाले को। मेरे को कम देना पड़ेगा, उसका लॉस है, हाँ या नहीं? पर अगर वो 1 लाख के ऊपर मुझे 1 साल में एक्स्ट्रा मांगता है और 1 महीने में कम डिस्काउंट देता है, तो मैं किसको अवेल करूंगा? समझ में आया कि नहीं? मतलब ये एक अलग तरह का रेशियो है, कौन सा, पेमेंट, बाकी दूसरे अलग है। समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, लास्ट फिर से नीचे लिखो, बट नहीं लिखो, सो one has to be very careful in interpreting the ratios. As a higher ratio, the ratios, क्योंकि बच्चों कॉमा दे लिखो, एज ए हायर रेशियो may also imply lesser discount. हाई रेशियो में क्या होगा, डिस्काउंट कम हो जाएगा, लेसर डिस्काउंट फैसिलिटीज,
एंड क्या देना पड़ेगा तुमको, हाई प्राइस, क्या देना पड़ेगा, हाई प्राइस एंड में लिखो और लिखो और हायर प्राइस फॉर द गुड्स, हायर प्राइसेस लिखो बच्चों, प्राइसेस फॉर द गुड्स, एस लगा दो, फॉर द गुड्स परचेज्ड। ज़्यादा दिन में दोगे तो डिस्काउंट कम मिलेगा, इनफैक्ट तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो तुमको वहां पे देखना है फार्म में कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखा है क्या, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या पेबल टर्नओवर रेशियो बाहर करिए। मेरे क्वेश्चन में लिखा होगा कि फार्म बोल रहा है अगर तुम धीरे धीरे पैसा दोगे भी तुमको उतना ही देना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ डाल दिया, एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन डाल दिया, तो वहाँ पे तुम लोग याद रखना कि सर ने बोला था हमेशा लेस वाला अच्छा है, पर अगर हमें हायर में भी नुकसान नहीं है उतना ही देना। यूजुअली ऐसा होता है, क्या लग रहा है तुमको, बैंक से 1 साल के लिए लोन लोगे, 5 साल के लिए लोन लोगे, बैंक 5 साल के लिए कम पैसा लेगा, कभी नहीं लेगा। समझ में आया कि नहीं। पर ऐसा अगर ऑप्शन आता है तो कौन सा वाला बेनिफिट से होगा हमारे लिए, हायर वाला। खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिटर या पेबल टर्नओवर रेशियो। खत्म। कितने हुए बच्चों, 3 ना 4, 3। नेक्स्ट राइट और लास्ट लिख दो, फिर करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जल्दी लिखो क्विक। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जो मैंने लेट रे आसिलो लिखिदेव, बबीता हितेश बाकी सब लिख देना जो लेट में आयो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसको बच्चों और क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बच्चों व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हो ना। लिखो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। The excess of current assets over current liabilities. फर्स्ट स्टॉप। फॉर्मूला लिखो नीचे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। है ना। नीचे लिखो बच्चों, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। It is directly related to sales. और क्या लिखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम, और क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी बच्चों हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे सेल्स लिखा होता नहीं है, क्या लिखा होता है। हाँ, तो याद रखना हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके सब कर रहा है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। अब पी एंड एल अकाउंट तो नहीं है, पी एंड एल क्या बन चुका है, स्टेटमेंट बन चुका है। पी एंड एल स्टेटमेंट में नेट सेल्स लिखा होता नहीं है, क्या लिखा होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझी कि नहीं। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मान के कार फोन बच्ची हो गया। तो लिखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो indicates the velocity of the utilization of net working capital. First up, it represents, it मतलब बच्चा रेशियो याद रखना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। It represents the number of times the working capital is turned over. The working capital is turned over in the course of a year, in a year.
वर्किंग कैपिटल इज टर्न ओवर इन ए ईयर. First up, it also measures the efficiency with which the working capital is being used by a firm. फर्स्ट स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप पिलाने तो संध्या टाइम होगा ना इवनिंग में, इवनिंग में क्लास करेंगे तो मैं एटा तो भल कह तुम्हें ये कता ठीक टाइम आस कि कौन भी सुबह कहने 7 बजे तो शुक उठी पारे 7 मोर 10टा बा कॉलेज अच्छी मत 9:45 जीवार अच्छी. हॉल एक्सेल में देखिए चेंज करें आप. 26 जनवरी आ रहा है बच्चे, इस साल करेंगे अच्छे से. हाँ तुम मिलके करोगे सब. हाँ तुम्हारा लास्ट ईयर है जो लास्ट बार तिरंगा लहराओगे ना, लहराओगे फहराओगे. लिखा बच्चा नीचे लिखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 2 मिनट रुक जाओ. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ क्या लिखा और एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं एवरेज नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक कथा. कॉस्ट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम बच्चे. एक्चुअली तुम लोग को याद हो कि नहीं हो, तुम लोग पढ़ते नहीं रहे घर पे. जब मैंने तुमको पढ़ाया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पढ़ाया था. हाँ तो मैंने वहाँ पे क्या लिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या लिया था. अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा, मैंने 10 रुपये का सामान को 12 में बेच रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या 10 है, पर 10 मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा 12 लेके काम करूँगा. बताया था ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेके काम करोगे. और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं मालूम होगा तो क्या लोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या टोटल सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल टोटल सेल अलगा तो भूल भाल करदेव सब भूल हो. तुम्हें पुणी लास्ट में मत ही कह सार आप और लिखिं कौन और लिखार माने बुझ ना नहीं, तुम्हें न बुझे सब मेढ़ा भाया हम. हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है. अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा तो क्या लोगे, नेट सेल्स. क्या हो जाएगा, अब नेट सेल्स नहीं होगा तो टोटल सेल्स, जो भी एक ही बात है ना. तो और का मतलब यहाँ पे मत समझ लेना कि इसको ये बोलते हैं उसको वो भी बोलते हैं, ये और वो नहीं. ये ले सकते हो या वो ले सकते हो, समझ में ना. आइदर और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ और का मतलब बा नहीं हो रहा. इसको लो नहीं तो उसको लेना. बाय क्या होगा, एवरेज वर्किंग कैपिटल. क्या होगा अब एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, हितेश बोल. बस खत्म. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2. हो गया. अब मैं तुमको अगर बोलूं वहां पे, अगर तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लोगे. क्या लोगे, समझ में आया कि नहीं. नहीं तो कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन में सेल्स है टोटल सेल्स है उसको ही ले लोगे. एक ही बात है ना. अगर ओपनिंग वर्किंग कैपिटल एंड क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो वो भी क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल तो होगा ना, हो नहीं होगा तो उसको लोगे. क्या लोगे, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हो तो क्या लोगे, नेट वर्किंग मतलब करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को होना नहीं. जदि वो वर्किंग कैपिटल नथिबो ताले कौन करी, माइनस करी. हो गया ना. तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल.
हो गया। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं होगा, खत्म। हेलो, और अगर बच्चों बाई चांस सपोज बोला होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालो, क्या बोला, तो सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल है ना, वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या हो जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में होगा फाइंड आउट क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर निकालने को दिया होगा तो फॉर्मूला विल भी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय ग्रॉस नेट वर्किंग। तुम लेखो, आगे लेखो, मु प्रॉब्लम कले जान पारिबो। हो गया, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। शेयर कैपिटल नहीं, गुडविल, गुडविल का सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करके आए 1 से 5, 1 to 5। अब गुडविल और मेथड्स पढ़ गए, वो गुडविल का मेथड्स पढ़ के आना, छोटा होमवर्क दिया पूरा। उसके साथ खुद रिवाइज करो स्टार्टिंग से, एफएमआईज है ना, एफएमआईज यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन था, स्वस्ति कहलु एफएमआईज रो दिने भी काढ़ी की पड़ी न, तुम दिने खोलु ना नोट, सब मन अच्छी जहाँ पढ़ी थी, ठीक है, मन पड़ी जाओ। अंडर राइटिंग माने कौन कहलु, कहलु अंडर राइटिंग माने, हाँ हाँ अंडर राइटिंग पढ़ी न, तो ये बस मुझे पढ़ी सामने। आशीष को अंडर राइटिंग पढ़ी नु, ठक पिला कौन रे, अंडर राइटिंग बोल, पढ़ते नहीं कोई भी। तुम लोग बोल पाओगे कविता, अंडर राइटिंग क्या है, कोई भी नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता ना, लिखी ना नोट, नोट दे ही नहीं। हाँ तुम लोग ऑनलाइन में मजे करे थे, क्या करे थे, मजे करे थे ना,